आज हम सब एक ऐतिहासिक दिवस पर एकत्र हुए हैं, क्योंकि आज डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है। और ये संयोग है कि ये कार्यक्रम जिस सभागार में हो रहा है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के जिस मार्ग पे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, इसका नाम भी डॉक्टर एसपी मुखर्जी मार्ग है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करूं जिनको बांसुरी जी ने शेयर नहीं किया। और जो कहा गया कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है जो सारे का सारा है। हम सब जानते हैं कि 1947-48 में कबालियों के एक कुप्रयास के कारण कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में आज पाकिस्तान के कब्जे में है। उस समय डॉक्टर मुखर्जी ने इस समस्या की तरफ देश का ध्यान आकर्षित किया और नेहरू जी से कहा कि जो कश्मीर है, एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान, ये नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की शेख साहब से विशेष दोस्ती थी और उनके निर्णय, जो सरदार पटेल जिन्होंने पूरे देश की विरासत, सभी जितनी भी रियासतें थी, जिसमें हैदराबाद की रियासत भी थी, जिसके नवाब, नवाब उनका नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, उन्होंने ये ऐलान किया था कि या तो हम पाकिस्तान में जाएंगे और या फिर हम अलग राष्ट्र बनाएंगे। और जिसको चुनौती दी और नेहरू जी के विरोध के बावजूद सरदार पटेल ने वहां फौज भेजी और हैदराबाद की उस रियासत पर, जो कि देश की सबसे बड़ी रियासत थी, सबसे रिच रियासत थी, उसको भारत के कब्जे में लिया। लेकिन कश्मीर का दुर्भाग्य था कि एसपी मुखर्जी साहब को नीतियों के विरोध में अपने पद से त्यागपत्र देकर वो बाहर आ गए। लोग सोचते हैं कि अगर एसपी मुखर्जी नेहरू जी की कैबिनेट में उद्योग मंत्री थे तो शायद हो सकता है वो कांग्रेस में थे। वो कांग्रेस में कभी नहीं थे। उस समय जब सरकार का गठन हो रहा था तो गांधी जी ने नेहरू जी को कहा कि दो ऐसे लोगों को कैबिनेट में लेना है जो कांग्रेस के सदस्य नहीं है। उसमें एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और दोनों को लिया गया, लेकिन दोनों के मतभेद थे, इसलिए दोनों सरकार से बाहर आ गए। अब सवाल यह है कि जो मैंने बात इतने विस्तार से आपके समक्ष रखी है, इसके पीछे का भाव क्या है। मैं चूंकि भावुकता से बात इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैं अभी आदरणीय तावड़े जी देश के ऐसे हिस्से से होकर आया हूं, लद्दाख में। उन गांवों में गया मैं जो कबालियों के हमले में 1947 में भारत से अलग कर दिए गए थे और 1971 की जंग में 800 स्क्वायर किलोमीटर वो एरिया जहां मैं गया, 1971 की लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने उस 800 स्क्वायर मीटर के हिस्से को वापस भारत में मिला लिया। यानी कि वो गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा जिसके गांव
तुर्तुक गांव, चालुंका गांव, थंग और इसके साथ साथ त्याक्षी गांव। मैं इन चारों गांवों में गया। ये लद्दाख के क्षेत्र में है, नुब्रा डिस्ट्रिक्ट, नुब्रा वैली से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर, और वहां पर पाकिस्तान का बॉर्डर है। थंग गांव से पाकिस्तान बॉर्डर, उस बॉर्डर के उस पार की चौकियां दिखाई देती हैं, जो पहाड़ों के ऊपर पाकिस्तान ने भारत पर नजर रखने के लिए बनाई हुई हैं, लेकिन उनके ऊपर भी भारत की चौकियां हैं जो उनके ऊपर नजर रखी हुई है। तो सवाल यह है, मेरे मन में एक ख्याल आया कि अगर 1971 की जंग में ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का 800 स्क्वायर मीटर का वो क्षेत्र, वहां के नागरिकों से मैं मिला, उनसे मेरी बातचीत हुई, छोटे छोटे बच्चों से मैं मिला, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर बच्चों से बात करूंगा तो मुझे सही तस्वीर इस गांव की समझ में आएगी। बच्चियां बैठी थी, अचानक हम वहां पहुंचे, उनको देख करके हमने कहा कि पूछा कि आपके देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो एक सुर में सबने कहा नरेंद्र मोदी। और उनकी बातों से भावना निकल करके आई कि वो सिर्फ भारतीय नहीं है, अपितु देशभक्त भारतीय गांव है। हालांकि उसकी आबादी 100% मुस्लिम है, इन सभी गांवों की 100% आबादी मुस्लिम है, लेकिन उसमें भारतीयता के तमाम वो गुण, वो बातें, वो प्यार देश के प्रति मुझे दिखाई दिया। और ये ख्याल आया कि जो 800 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान से ऑक्युपाइड कश्मीर से भारत ने आजाद कराया, अगर उस समय सीज फायर ना हुआ होता, शिमला समझौता ना हुआ होता, तो भारतीय सैनिकों की तैयारी इतनी बड़ी थी कि हो सकता है और 2000 स्क्वायर किलोमीटर में हम अंदर घुस जाते। यानी कि जब हम कहते हैं कि ये जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, तो इसका अर्थ ये है कि उसको प्राप्त किया जा सकता है। जब मात्र 12 दिन के युद्ध में, और हमारे सैनिकों का शौर्य देखिए कि उन्होंने दिसंबर 1971 की सर्दियां, जबकि वहां पर टेम्परेचर -20 से नीचे था, यानी कि -30 भी हो सकता है, बर्फ की तमाम चोटियां, और 3000 जो वहां की जो हाइट थी वो 3000 स्क्वायर मीटर 3000 मीटर थी, यानी कि एक 3000 फुट मैं कहूंगा फीट पर वो पहाड़ियां थी। और जहां पर मैं गया इस सीजन में, वहां आज भी बर्फ थी उन पहाड़ियों पर जो सियाचिन के ग्लेशियर की तरफ जाती हैं। उस सियाचिन के ग्लेशियर में हमारे सैनिकों ने कितना, उनके मन में आग होगी, कितनी तड़प होगी कि उन्होंने वहां पर मात्र 12 दिन में 800 स्क्वायर किलोमीटर को अपने साथ जोड़ लिया। ये बात मैंने विस्तार से इसलिए कही क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कहते थे वो उनको विरासत में मिला था। अभी मैं एक पुस्तक दिल्ली विधानसभा ने तैयार की है, जिसका विमोचन अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी ने किया है, अभी कुछ ही दिन पहले 29 जून 1864 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी का बांग्लार बाघ, जिनको कहा जाता था बंगाल टाइगर, द टाइगर ऑफ बंगाल, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, उनके 162वीं जयंती पर हमने ये उनकी जो स्पीचेज हैं एज ए लेजिस्लेटर उनको कंपाइल किया है। और वो पुस्तक मैं अभी मंच पर मंचासीन सभी हमारे गणमान्यों को मैं भेंट करूंगा, और मैं चाहूंगा सुमित जी इसको यहाँ की लाइब्रेरी में भी रखवाया जाए।
80,000 किताबें डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी के पास कलेक्शन थी उस समय। 1924 में जब उनकी मृत्यु हुई तो 80,000 किताबों का कलेक्शन था, जो बाद में जाके नेशनल लाइब्रेरी को डोनेट की गई और आज भी वो नेशनल लाइब्रेरी का हिस्सा है। जब यहां पर बताया गया कि डॉक्टर एसपी मुखर्जी सबसे कम आयु के वाइस चांसलर थे, तो आपको जानकर खुशी होगी कि उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? उन्होंने अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ा, क्योंकि उनके पिता 39 वर्ष की आयु में 1904 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने थे। और शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, आप जानते हैं, वो 1904 से और फिर उसके बाद 1921 से 23 तक, यानी कि 1904 से 1914 तक और 21 से 23 तक 5 बार कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने। और जब छठी बार लॉर्ड लिटन, जो उस समय के गवर्नर ऑफ बंगाल थे और एक्टिंग वाइसराय ऑफ इंडिया भी रहे, उन्होंने उनको कहा कि हम आपको वाइस चांसलर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको जो ऑटोनॉमी की बात आप कर रहे हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय की, उस ऑटोनॉमी को हम देने को तैयार नहीं है और यूनिवर्सिटी को सरकार के ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करना होगा। इस बात पर मतभेद हुआ और उन्होंने वाइस चांसलर का पद ठुकरा दिया और बैठने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाएं, जिसकी बात अभी यहां पर आई कि बंगाली में कन्वोकेशन हुआ, उसकी नींव भी उनके पिता ने रखी जब भारतीय भाषाओं को, भारतीय प्रोफेसर्स को कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थान दिया जाने लगा। साथियों, आज के दिन मैं इतना कह सकता हूं कि कुछ ऐसी लकीरें होती हैं जिन पर धूल आ जाती है, कुछ ऐसी सियासत होती है जो कुछ लकीरों को, जो चमकती कम है लेकिन चमकाई जाती है। और ऐसे में अन्याय होता है उन अनसंग हीरोज के साथ, जिनकी कुर्बानी पर, जिनकी मिट्टी ने इस देश की मिट्टी को अपनी मिट्टी से सुगंधित किया। ऐसे बलिदानी लोगों को उनका उचित स्थान इस देश की युवा पीढ़ी को, आने वाले समाज को मिले, उनके किए हुए कार्यों की पर प्रकाश डाला जाए, इसी को लेकर के दिल्ली विधानसभा लगातार ऐसे 45 लोगों की सूची हमने तैयार की है, जिनका इतिहास में स्थान तो है, लेकिन शायद सियासत के गलियारों में उन पर धूल चढ़ा दी गई या धूल चढ़ने के लिए उनको छोड़ दिया गया। हम उन पर काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में बांग्लार बाघ, बंगाल टाइगर, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी पर भी हमने एक पुस्तक तैयार की है। वो मैं चाहूँगा कि अपने सभी साथियों को मैं यहाँ भेंट करूँ और उसको वो देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उनको भी मेरी तरह बहुत रोमांच होगा और ऐसी ऐसी जानकारी आपको मिलेंगी उनके बारे में कि आज का यह दिन अपने आप में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का जो सही अर्थ है वो हमारे सामने आएगा।